नमस्ते। जरूर, मैं आपको आई विल टीच यू टू बी रिच के पहले अध्याय में रामित सेठी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सीधी और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वह तत्काल कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देते हैं, बजाय इसके कि लोग सही समय का इंतजार करते रहें। रामित यह तर्क देते हैं कि छोटे, स्वचालित कदम उठाकर भी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है। अध्याय की शुरुआत में रामित लोगों की उन आम बहानेबाजियों पर प्रकाश डालते हैं जिनकी वजह से वे अपनी वित्तीय योजना बनाना टालते रहते हैं। वह इस मानसिकता को चुनौती देते हैं और पाठकों को अभी से शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा पैसा न हो। उनका मानना है कि पूर्णता का इंतजार करने से बेहतर है कि अपूर्णता के साथ शुरुआत की जाए और रास्ते में सीखा जाए। रामित चेतना रहित खर्च की अवधारणा पर जोर देते हैं, जहां लोग बिना सोचे समझे छोटे छोटे खर्च करते रहते हैं जो अंततः एक बड़ी राशि बन जाते हैं। वह पाठकों को अपने खर्चों पर ध्यान देने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां वे कटौती कर सकते हैं। इसके विपरीत वह सचेत खर्च की वकालत करते हैं, जहां आप उन चीजों पर खुलकर खर्च करते हैं जिन्हें आप वास्तव में महत्व देते हैं, जबकि अनावश्यक खर्चों में कटौती करते हैं। इस अध्याय में रामित स्वचालित बचत और निवेश प्रणाली स्थापित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। उनका सुझाव है कि अपने चेकिंग खाते से बचत और निवेश खातों में स्वचालित रूप से धन हस्तांतरित करने की व्यवस्था करना वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि बचत और निवेश प्राथमिकता बन जाएं, न कि कुछ ऐसा जो महीने के अंत में बचे हुए पैसे से किया जाए। इसके अतिरिक्त रामित उच्च ब्याज वाले बचत खाते खोलने और क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बचने की सलाह देते हैं। वह क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करने और हर महीने पूरी राशि चुकाने के महत्व पर जोर देते हैं। संक्षेप में, अध्याय एक वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने के बारे में है। रामित पाठकों को निष्क्रियता छोड़ने, अपने खर्चों का आकलन करने, स्वचालित बचत और निवेश प्रणाली स्थापित करने और बुनियादी वित्तीय सिद्धांतों को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, अमीर बनने के लिए आपको करोड़पति होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस सही आदतों को विकसित करने और उन्हें लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है। दूसरे अध्याय में रामित सेठी बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों से प्रभावी ढंग से निपटने के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह पाठकों को सिखाते हैं कि कैसे बेहतर सौदे प्राप्त किए जाएं, अनावश्यक शुल्कों से बचा जाए और अपने वित्तीय जीवन पर अधिक नियंत्रण रखा जाए। रामित का मानना है कि इन बुनियादी चीजों को ठीक करके लोग महत्वपूर्ण मात्रा में पैसा बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय प्रगति को गति दे सकते हैं। अध्याय की शुरुआत बैंकों और बचत खातों के महत्व पर जोर देने के साथ होती है। रामित सलाह देते हैं कि एक उच्च ब्याज वाला ऑनलाइन बचत खाता खोलें जो पारंपरिक बैंकों की तुलना में काफी बेहतर ब्याज दरें प्रदान करता है। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मामूली लगने वाली ब्याज दरों में अंतर समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ सकता है। वह यह भी सुझाव देते हैं कि अपने मुख्य चेकिंग खाते को एक अलग ऑनलाइन बचत खाते से लिंक करें ताकि बचत को स्वचालित रूप से स्थानांतरित करना आसान हो जाए। इसके बाद रामित क्रेडिट कार्ड के विषय पर आते हैं। वह क्रेडिट कार्ड को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जब उनका जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है, लेकिन साथ ही अत्यधिक कर्ज के खतरे के बारे में चेतावनी भी देते हैं। उनका मुख्य संदेश यह है कि हर महीने अपनी क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाएं ताकि ब्याज शुल्क से बचा जा सके। रामित उन लोगों के लिए विशिष्ट रणनीतियां भी साझा करते हैं जिनके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, जिसमें बैलेंस ट्रांसफर और डेट कंसोलिडेशन जैसे विकल्प शामिल हैं।
एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर रामित जोर देते हैं वह है विभिन्न शुल्कों से बचना जो बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अक्सर लगाती हैं। इनमें ओवरड्राफ्ट शुल्क, देर से भुगतान शुल्क और वार्षिक क्रेडिट कार्ड शुल्क शामिल हैं। वह पाठकों को इन शुल्कों से बचने के लिए अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और स्वचालित भुगतान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त रामित बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनका मानना है कि कई मामलों में आप बेहतर ब्याज दरों या शुल्क माफी के लिए अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से बातचीत कर सकते हैं। वह पाठकों को आत्मविश्वास से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुछ विशिष्ट वाक्यांश और रणनीतियां प्रदान करते हैं जिनका उपयोग वे कर सकते हैं। रामित इस अध्याय में अदृश्य कर की अवधारणा भी पेश करते हैं, जो छोटे छोटे शुल्क और ब्याज हैं जो समय के साथ आपके पैसे को चुपचाप खा जाते हैं। वह पाठकों को इन अदृश्य करों के प्रति जागरूक रहने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की सलाह देते हैं। संक्षेप में, अध्याय 2 पाठकों को अपने बैंकों और क्रेडिट कार्डों को अनुकूलित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने के लिए सशक्त बनाता है। रामित उच्च ब्याज वाले बचत खातों का लाभ उठाने, क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करने, अनावश्यक शुल्कों से बचने और बेहतर सौदों के लिए बातचीत करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य पाठकों को अपने वित्तीय जीवन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ाना है। नमस्ते। जरूर। मैं तीसरे अध्याय में रामित सेठी निवेश की दुनिया में प्रवेश करते हैं और इसे शुरुआती लोगों के लिए सरल और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह निवेश को लेकर लोगों के मन में मौजूद भ्रम और भय को दूर करने का प्रयास करते हैं और एक सीधी सादी निवेश रणनीति पेश करते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है, भले ही उनके पास वित्तीय ज्ञान या बड़ी मात्रा में पूंजी न हो। रामित इस अध्याय की शुरुआत निवेश के महत्व पर जोर देने के साथ करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे समय के साथ मुद्रास्फीति आपके पैसे के मूल्य को कम कर देती है और निवेश ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वह देर से शुरू करने से कभी न शुरू करना बेहतर है के सिद्धांत पर जोर देते हैं और पाठकों को जल्द से जल्द निवेश शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही वे छोटी राशि से शुरुआत करें। रामित जटिल वित्तीय जार्गन और अत्यधिक विश्लेषण से बचने की सलाह देते हैं। इसके बजाय वह एक सरल और प्रभावी निवेश रणनीति की वकालत करते हैं जिसमें कम लागत वाले इंडेक्स फंड में नियमित रूप से निवेश करना शामिल है। वह तर्क देते हैं कि इंडेक्स फंड, जो एक विशिष्ट बाजार सूचकांक जैसे सेंसेक्स या निफ्टी के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, विविधीकरण प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत स्टॉक चुनने की तुलना में ऐतिहासिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वह स्वचालित निवेश की अवधारणा को फिर से दोहराते हैं, यह सुझाव देते हुए कि अपने बैंक खाते से अपने निवेश खाते में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की व्यवस्था करना निवेश को एक आदत बनाने का एक शानदार तरीका है। यह डॉलर लागत औसत नामक रणनीति का भी लाभ उठाता है, जहां आप बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, जिससे आप कम कीमत पर अधिक शेयर और उच्च कीमत पर कम शेयर खरीदते हैं, जिससे आपके औसत खरीद मूल्य को कम करने में मदद मिलती है। रामित विभिन्न प्रकार के निवेश खातों पर भी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति खाते, जैसे भारत में ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और सामान्य निवेश खाते। वह पाठकों को अपनी वित्तीय लक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुसार सही प्रकार का खाता चुनने की सलाह देते हैं। इस अध्याय में रामित उन आम गलतियों से बचने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं जो नए निवेशक करते हैं, जैसे कि भावनाओं के आधार पर निवेश निर्णय लेना,
बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश करना और उच्च शुल्क वाले निवेश उत्पादों में फंसना। वह धैर्य रखने और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने के महत्व पर जोर देते हैं। संक्षेप में, अध्याय 3 निवेश को रहस्यमय बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के बारे में है। रामित एक सरल, कम लागत वाली निवेश रणनीति की वकालत करते हैं जिसमें स्वचालित रूप से इंडेक्स फंड में निवेश करना शामिल है। उनका लक्ष्य पाठकों को निवेश शुरू करने के लिए आत्मविश्वास और ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे समय के साथ अपनी संपत्ति का निर्माण कर सकें और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। अध्याय 4 भ्रम का सम्मोहन। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल हमें वित्तीय पूर्वानुमान और लंबी अवधि की भविष्यवाणियों के आसपास मौजूद अंतर्निहित भ्रमों के बारे में बताते हैं। उनका तर्क है कि भविष्य अप्रत्याशित है और हमारी प्रवृत्ति इसे रैखिक और पूर्वानुमेय मानने की अक्सर हमें महंगी गलतियों की ओर ले जाती है। हम अक्सर अतीत के रुझानों को भविष्य में जारी रहने की गलती करते हैं, जिससे हम अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अंधे हो जाते हैं। हाउसेल प्रौद्योगिकी के विकास का एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। पिछली शताब्दियों में हुए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों की भविष्यवाणी करना उस समय के लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। भाप इंजन, बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी अभूतपूर्व नवाचारों ने दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल दिया जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। वित्तीय पूर्वानुमान अक्सर इसी तरह की रचनात्मक विनाशकारी ताकतों को पकड़ने में विफल रहते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हम भविष्य के बारे में निश्चितता की तलाश करने के लिए स्वाभाविक रूप से वायर्ड हैं। यह अनिश्चितता की हमारी नापसंदगी और नियंत्रण की भावना बनाए रखने की हमारी इच्छा से उपजा है। वित्तीय विशेषज्ञ और मीडिया अक्सर इस इच्छा को पूरा करते हैं, भविष्य के बारे में आत्मविश्वास से भरी भविष्यवाणियां पेश करते हैं, भले ही उनके पास ऐसा करने का कोई वास्तविक आधार न हो। हाउसेल बताते हैं कि लंबी अवधि के वित्तीय पूर्वानुमान विशेष रूप से त्रुटिपूर्ण होते हैं क्योंकि समय के साथ चर की संख्या और जटिलता तेजी से बढ़ती है। भूराजनीतिक घटनाएं, तकनीकी सफलताएं, सामाजिक बदलाव और अप्रत्याशित संकट सभी वित्तीय बाजारों को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि भविष्य अनिवार्य रूप से अनिश्चित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें योजना बनाना छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी योजनाओं में नम्रता और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का निर्माण करना चाहिए। एक कठोर और अपरिवर्तनीय भविष्यवाणियों पर आधारित रणनीति अप्रत्याशित झटकों के सामने आसानी से टूट सकती है। हाउसेल सुझाव देते हैं कि भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो समय के साथ स्थिर रहने की संभावना रखते हैं, जैसे कि मानव स्वभाव और कुछ बुनियादी आर्थिक सिद्धांत। हमें ऐसे वित्तीय ढांचे का निर्माण करना चाहिए जो विभिन्न संभावित भविष्यवाणियों का सामना कर सके। अंतः भ्रम का सम्मोहन अध्याय हमें वित्तीय पूर्वानुमानों के प्रति एक स्वस्थ संदेह विकसित करने की सलाह देता है। यह हमें सिखाता है कि भविष्य को जानने का नाटक करने वाले विशेषज्ञों पर अंधविश्वास करने के बजाय हमें अनिश्चितता को गले लगाना चाहिए और एक लचीला और अनुकूलनीय वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह अध्याय हमें विनम्र रहने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सबसे अच्छी योजनाएं भी अप्रत्याशित के लिए तैयार होनी चाहिए। 5वें अध्याय में रामित सेठी उन महत्वपूर्ण निवेश निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो लोग तब लेते हैं जब उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसा होता है, जैसे कि बोनस या अप्रत्याशित लाभ। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इन अवसरों को बुद्धिमानी से संभालना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। रामित पाठकों को आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने और एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। अध्याय की शुरुआत में
रामित इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे अचानक धन प्राप्त होना रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह वित्तीय गलतियां करने का भी एक जोखिम भरा समय हो सकता है। वह पाठकों को शांत रहने और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका मानना है कि एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह अतिरिक्त पैसा आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे, न कि व्यर्थ में खर्च हो जाए। रामित इस अतिरिक्त धन को आवंटित करने के लिए एक सरल ढांचा प्रस्तुत करते हैं। वह सुझाव देते हैं कि इस पैसे का एक हिस्सा अल्पकालिक लक्ष्यों जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना या एक आपातकालीन निधि बनाना के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह उच्च ब्याज वाले कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह आपकी वित्तीय प्रगति में बाधा डाल सकता है। एक मजबूत आपातकालीन निधि जिसमें 3 से 6 महीने के रहने के खर्च के बराबर पैसा हो, अप्रत्याशित खर्चों से सुरक्षा प्रदान करती है और आपको कर्ज लेने से बचाती है। अतिरिक्त धन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा दीर्घकालिक निवेश के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। रामित अपने पिछले अध्यायों में बताई गई कम लागत वाले इंडेक्स फंड में स्वचालित रूप से निवेश करने की रणनीति को दोहराते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि लगातार निवेश करना, भले ही छोटी मात्रा में ही क्यों न हो, समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ सकता है। हालांकि रामित यह भी मानते हैं कि कुछ अतिरिक्त पैसे का उपयोग उन चीजों पर खर्च करने के लिए किया जा सकता है जिनका आप आनंद लेते हैं, बशर्ते कि आपने अपनी बुनियादी वित्तीय जरूरतों और लक्ष्यों का ध्यान रखा हो। वह सचेत खर्च के सिद्धांत को फिर से दोहराते हैं, जहां आप उन चीजों पर खुलकर खर्च करते हैं जिन्हें आप वास्तव में महत्व देते हैं, बिना अपराध बोध के। इस अध्याय में रामित उन आम गलतियों के बारे में भी चेतावनी देते हैं जो लोग अचानक धन प्राप्त होने पर करते हैं, जैसे कि महंगी चीजें खरीदना जो वे वास्तव में वहन नहीं कर सकते हैं, या जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाना। वह सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतें और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। संक्षेप में, अध्याय 5 अप्रत्याशित धन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के बारे में है। रामित एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं जिसमें कर्ज चुकाना, आपातकालीन निधि बनाना, दीर्घकालिक निवेश करना और विवेकपूर्ण तरीके से कुछ भोग विलास में शामिल होना शामिल है। उनका लक्ष्य पाठकों को यह सिखाना है कि कैसे इन वित्तीय अवसरों का लाभ उठाया जाए ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकें। छठे अध्याय में रामित सेठी उन महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली वित्तीय बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वह विभिन्न प्रकार के बीमा कवरेज के महत्व पर जोर देते हैं ताकि अप्रत्याशित घटनाओं से आपकी संपत्ति और वित्तीय भविष्य की रक्षा की जा सके। रामित बीमा को एक अनावश्यक खर्च के रूप में देखने के बजाय इसे एक आवश्यक सुरक्षा जाल के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय की शुरुआत में रामित विभिन्न प्रकार के बीमाओं का अवलोकन प्रदान करते हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता हो सकती है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, ऑटो बीमा, गृहस्वामी या किराएदार बीमा और जीवन बीमा शामिल हैं। वह प्रत्येक प्रकार के बीमा के उद्देश्य और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डालते हैं। रामित का मानना है कि सही प्रकार और पर्याप्त मात्रा में बीमा होने से आप संभावित रूप से विनाशकारी वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा करते हुए रामित बताते हैं कि यह न केवल आपकी चिकित्सा लागतों को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अप्रत्याशित और भारी चिकित्सा बिलों से आपकी वित्तीय स्थिति की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। वह पाठकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सही स्वास्थ्य बीमा योजना चुनने और अपनी पॉलिसी की शर्तों और कवरेज को समझने की सलाह देते हैं। ऑटो बीमा के संबंध में
रामित राज्य कानूनों द्वारा आवश्यक न्यूनतम कवरेज से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि दुर्घटना की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। वह देयता कवरेज और अपनी कार की क्षति के लिए कवरेज के बीच अंतर बताते हैं। गृहस्वामी या किराएदार बीमा पर बात करते हुए रामित बताते हैं कि यह आपकी संपत्ति को क्षति या चोरी से बचाता है और यदि कोई आपकी संपत्ति पर घायल हो जाता है तो देयता कवरेज प्रदान करता है। वह पाठकों को अपनी संपत्ति के मूल्य और संभावित जोखिमों के आधार पर पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने की सलाह देते हैं। जीवन बीमा के विषय पर रामित बताते हैं कि यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके आश्रित हैं। यह आपके निधन की स्थिति में आपके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। रामित विभिन्न प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियों जैसे टर्म लाइफ और होल लाइफ पर चर्चा करते हैं और आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए सही प्रकार और कवरेज राशि चुनने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त रामित बीमा पॉलिसियों की खरीदारी करते समय कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। वह विभिन्न बीमा प्रदाताओं से उद्धरण प्राप्त करने और सर्वोत्तम मूल्य और कवरेज की तुलना करने की सलाह देते हैं। वह अपनी नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा करने और अपनी बदलती परिस्थितियों जैसे शादी, बच्चे, घर खरीदना के अनुसार उन्हें समायोजित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। संक्षेप में अध्याय 6 विभिन्न प्रकार के बीमा कवरेज के महत्व और यह आपके वित्तीय भविष्य की सुरक्षा कैसे करता है, इस पर केंद्रित है। रामित पाठकों को अपनी आवश्यकताओं का आकलन करने, सही प्रकार और पर्याप्त मात्रा में बीमा खरीदने और अपनी नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अप्रत्याशित घटनाएं आपकी वित्तीय प्रगति को पटरी से न उतारें। 7वें अध्याय में रामित सेठी उन महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी हर किसी को आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाए और उनकी संपत्ति की सुरक्षा हो। वह इन दस्तावेजों को स्थापित करने को एक बार का लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखते हैं जो भविष्य में संभावित जटिलताओं और तनाव से बचाता है। रामित पाठकों को इन मामलों को टालने के बजाय सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय की शुरुआत में रामित 3 मुख्य कानूनी दस्तावेजों के महत्व पर जोर देते हैं। एक वसीयत विल, एक टिकाऊ शक्ति का अटॉर्नी ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्वास्थ्य देखभाल निर्देश हेल्थ केयर डायरेक्टिव। वह बताते हैं कि ये दस्तावेज यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आपकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में आपके वित्तीय और चिकित्सा संबंधी निर्णय आपकी इच्छाओं के अनुसार किए जाएं। वसीयत पर चर्चा करते हुए रामित बताते हैं कि यह एक कानूनी दस्तावेज है जो यह निर्दिष्ट करता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति कैसे वितरित की जाएगी। वसीयत के बिना आपकी संपत्ति राज्य के कानूनों के अनुसार वितरित की जाएगी जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है। रामित एक वसीयत बनाने के महत्व पर जोर देते हैं, खासकर यदि आपके बच्चे, आश्रित या विशिष्ट इच्छाएं हैं। टिकाऊ शक्ति का अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी और को आपकी ओर से वित्तीय और कानूनी निर्णय लेने का अधिकार देता है यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। रामित बताते हैं कि यह दस्तावेज अप्रत्याशित अक्षमता की स्थिति में आपकी संपत्ति के प्रबंधन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल निर्देश, जिसे लिविंग विल के रूप में भी जाना जाता है, एक कानूनी दस्तावेज है जो आपकी चिकित्सा देखभाल के बारे में आपकी इच्छाओं को व्यक्त करता है यदि आप अपने लिए निर्णय लेने में असमर्थ हैं। इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि आप किन चिकित्सा उपचारों को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे।
रामित इस दस्तावेज को बनाने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी चिकित्सा संबंधी इच्छाओं का सम्मान किया जाए। इसके अतिरिक्त रामित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों पर भी प्रकाश डालते हैं जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि आपके बैंक और निवेश खातों के रिकॉर्ड, बीमा पॉलिसियों के विवरण और ऋण और बंधक दस्तावेजों की प्रतियां। इन दस्तावेजों को व्यवस्थित और आसानी से सुलभ रखना आपके और आपके प्रियजनों के लिए महत्वपूर्ण है। रामित इन दस्तावेजों को स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वह एक एस्टेट प्लानिंग वकील से सलाह लेने की सलाह देते हैं, खासकर यदि आपकी जटिल वित्तीय स्थिति या विशिष्ट इच्छाएं हैं। वह ऑनलाइन कानूनी संसाधनों का उपयोग करने के विकल्प का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हैं कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे दस्तावेज आपकी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं और आपके राज्य के कानूनों के अनुसार वैध हैं। संक्षेप में, अध्याय 7 महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों को स्थापित करने के महत्व पर केंद्रित है ताकि आपकी इच्छाओं का सम्मान किया। 8वें अध्याय में रामित सेठी उन महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके वित्तीय जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, आपके क्रेडिट स्कोर और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर न केवल ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बीमा प्रीमियम और यहां तक कि किराए के आवेदन जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। रामित क्रेडिट स्कोर को समझने और इसे सक्रिय रूप से सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम बताते हैं। अध्याय की शुरुआत में रामित बताते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या है और यह कैसे काम करता है। वह मुख्य क्रेडिट ब्यूरो और उन कारकों पर चर्चा करते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करते हैं, जैसे कि भुगतान इतिहास, उपयोग की गई क्रेडिट राशि, क्रेडिट इतिहास की लंबाई, नए क्रेडिट खाते और क्रेडिट के प्रकार। रामित इस बात पर जोर देते हैं कि भुगतान इतिहास सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिसका अर्थ है कि समय पर अपने बिलों का भुगतान करना एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रामित उन आम गलतियों पर प्रकाश डालते हैं जो लोगों के क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि देर से भुगतान करना, क्रेडिट कार्ड पर उच्च शेष राशि रखना, कई नए क्रेडिट खाते एक साथ खोलना और डिफॉल्ट करना। वह इन गलतियों से बचने और एक स्वस्थ क्रेडिट प्रोफाइल बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। इस अध्याय में रामित आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट और कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सलाहों में से एक है हमेशा समय पर अपने बिलों का भुगतान करना। वह स्वचालित भुगतान स्थापित करने का सुझाव देते हैं ताकि आप कभी भी कोई भुगतान न भूलें। रामित क्रेडिट उपयोग अनुपात को कम रखने की भी सलाह देते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके उपलब्ध क्रेडिट का एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करना। आदर्श रूप से आपका क्रेडिट उपयोग 30% से कम होना चाहिए। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो रामित इसे जल्द से जल्द चुकाने के लिए रणनीतियां बताते हैं, जैसे कि उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले लक्षित करना, ऋण हिमस्खलन विधि या सबसे छोटे शेष राशि को पहले चुकाना, ऋण स्नोबॉल विधि। वह बैलेंस ट्रांसफर के विकल्प पर भी चर्चा करते हैं, जहां आप उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड के शेष राशि को कम ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। रामित आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की नियमित रूप से जांच करने के महत्व पर भी जोर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है तो आपको तुरंत क्रेडिट ब्यूरो के साथ विवाद दर्ज करना चाहिए। अंत में रामित धैर्य रखने और समझने की सलाह देते हैं कि क्रेडिट स्कोर में सुधार में समय लगता है। लगातार सकारात्मक वित्तीय आदतें, जैसे कि समय पर भुगतान करना और क्रेडिट का जिम्मेदारी से उपयोग करना,
धीरे धीरे आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। संक्षेप में, अध्याय 8 आपके क्रेडिट स्कोर को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर केंद्रित है। रामित समय पर भुगतान करने, क्रेडिट उपयोग कम रखने, कर्ज चुकाने और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की नियमित रूप से जांच करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य। 9वें अध्याय में रामित सेठी उन महत्वपूर्ण वार्तालापों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी आपको अपने साथी, यदि कोई हो, के साथ अपने वित्त के बारे में करने की आवश्यकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय मामलों पर खुली और ईमानदार बातचीत एक स्वस्थ और सफल रिश्ते की नींव है। रामित वित्तीय संघर्षों से बचने और साझा वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युगल के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। अध्याय की शुरुआत में रामित इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पैसे के बारे में बातचीत करना कई जोड़ों के लिए एक संवेदनशील और तनावपूर्ण विषय हो सकता है। अलग अलग वित्तीय पृष्ठभूमि, आदतें और मूल्य टकराव का कारण बन सकते हैं। रामित इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और जोड़ों को एक दूसरे के साथ धैर्य, समझ और सम्मान के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह जोड़ों को अपने वित्तीय जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। पहला कदम एक संयुक्त वित्तीय दर्शन स्थापित करना है। इसका मतलब है कि दोनों भागीदारों को अपने पैसे के बारे में अपने मूल्यों, लक्ष्यों और दृष्टिकोणों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि वे पैसे को कैसे प्रबंधित करना चाहते हैं, उनकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय प्राथमिकताएं क्या हैं, और वे एक दूसरे की वित्तीय आदतों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। रामित जोड़ों को संयुक्त और व्यक्तिगत बैंक खाते रखने के फायदे और नुकसान पर भी विचार करने की सलाह देते हैं। कुछ जोड़े सभी खर्चों के लिए एक संयुक्त खाता रखना पसंद करते हैं, जबकि अन्य कुछ खर्चों के लिए अलग अलग खाते रखते हैं और साझा खर्चों के लिए एक संयुक्त खाता रखते हैं। रामित जोर देते हैं कि कोई एक सही तरीका नहीं है और जोड़ों को वह प्रणाली ढूंढनी चाहिए जो उनके लिए सबसे अच्छी काम करे। बजट बनाना और खर्चों को ट्रैक करना एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर रामित चर्चा करते हैं। वह जोड़ों को एक साथ बैठकर एक बजट बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनकी आय, खर्चों और वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाता है। वे उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां वे खर्चों में कटौती कर सकते हैं और अपनी बचत और निवेश के लिए अधिक पैसा आवंटित कर सकते हैं। रामित बजटिंग को एक प्रतिबंधात्मक उपकरण के बजाय एक उपकरण के रूप में देखने की सलाह देते हैं जो उन्हें अपने पैसे पर नियंत्रण रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वित्तीय लक्ष्यों पर एक साथ काम करना भी महत्वपूर्ण है। चाहे वह घर खरीदना हो, कर्ज चुकाना हो या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना हो, साझा लक्ष्यों पर सहमत होना और उन तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाना जोड़े को एक टीम के रूप में काम करने और वित्तीय तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। अंत में रामित नियमित रूप से अपने वित्त पर चर्चा करने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्हें महीने में कम से कम एक बार बैठकर अपनी प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए और अपनी योजनाओं को आवश्यकतानुसार समायोजित करना चाहिए। संक्षेप में, अध्याय 9 जोड़ों के लिए अपने वित्त के बारे में खुलकर और ईमानदारी से संवाद करने के महत्व पर केंद्रित है। रामित एक संयुक्त वित्तीय दर्शन स्थापित करने, बजट बनाने, खर्चों को ट्रैक करने और आई विल टीच यू टू बी रिच पुस्तक का मुख्य नैतिक संदेश यह है कि अमीरी सिर्फ भाग्य या जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि यह सही वित्तीय आदतों को विकसित करने और उन्हें लगातार बनाए रखने का परिणाम है, भले ही आपके पास शुरुआत में कितनी भी कम राशि क्यों न हो।
यह पुस्तक इस विचार पर जोर देती है कि वित्तीय सफलता के लिए आपको असाधारण रूप से बुद्धिमान या अत्यधिक बचत करने वाला होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने जीवन में स्वचालित रूप से लागू करने के बारे में है। यहाँ कुछ प्रमुख नैतिक बिंदु हैं जो पुस्तक से निकलते हैं। तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण है। वित्तीय योजना बनाने के लिए सही समय का इंतजार करने के बजाय अभी से छोटे कदम उठाना शुरू करें। पूर्णता का इंतजार करने से बेहतर है कि अपूर्णता के साथ शुरुआत की जाए। स्वचालन शक्ति है। बचत और निवेश को स्वचालित करने से यह एक आदत बन जाती है जिसके बारे में आपको लगातार सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपको अनुशासित रहने और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करने में मदद करता है। सचेत खर्च महत्वपूर्ण है। उन चीजों पर खुलकर खर्च करें जिन्हें आप वास्तव में महत्व देते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपने पैसे को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करता है। निवेश सभी के लिए है। निवेश को जटिल या केवल अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में नियमित रूप से निवेश करना समय के साथ संपत्ति बनाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। अपने अधिकारों को जानें और उनका उपयोग करें। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों से बेहतर सौदे के लिए बातचीत करने और अनावश्यक शुल्कों से बचने के लिए सशक्त बनें। बीमा एक सुरक्षा जाल है। अप्रत्याशित घटनाओं से अपनी वित्तीय स्थिति की रक्षा के लिए सही प्रकार और पर्याप्त मात्रा में बीमा कवरेज प्राप्त करना आवश्यक है। कानूनी और वित्तीय दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। अपनी इच्छाओं की सुरक्षा और अपनी संपत्ति के प्रबंधन के लिए आवश्यक कानूनी और वित्तीय दस्तावेज स्थापित करें। अपने साथी के साथ वित्त पर संवाद करें। वित्तीय मामलों पर खुली और ईमानदार बातचीत एक स्वस्थ और सफल रिश्ते की नींव है। अपने क्रेडिट स्कोर को समझें और सुधारें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर कई वित्तीय अवसरों के द्वार खोलता है और अनावश्यक लागतों से बचाता है। संक्षेप में, आई विल टीच यू टू बी रिच का नैतिक संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव है यदि आप सही आदतों को विकसित करते हैं, उन्हें स्वचालित करते हैं और अपने पैसे के बारे में सूचित निर्णय लेते हैं। यह पुस्तक पाठकों को निष्क्रियता छोड़ने और अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।